हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके इस चैनल पर। ठीक है, सीट नंबर 12 में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग जो है 2019 का 8 जुलाई जो 2019 में पूछा गया CDP का प्रश्न उसको करेंगे। ठीक है, जो 30 प्रश्न होंगे और ये जो PYQ कर लेते तो 25 प्रश्न जो है आने का चांस आती है, यानी कि आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का इस क्लास का पहला क्वेश्चन है जो विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण होती है। यानी व्यक्तिक भिन्नता जो व्यक्तिक भिन्नता जो पर्सनली इंडिफरेंट जो होते हैं, यानी भिन्नता जो होती है उसके समझने के लिए क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, पहला में पर्यावरण कारकों पर विचार करना या जो लोगों को प्रभावित करता है। बी में दिया गया शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। और सी में दिया गया कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रियाओं पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। और डी में दिया गया कि वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें से कौन सा जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसको ढूंढना है। ठीक है, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, बी में दिया गया कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। और सी में दिया गया कि यानी तीसरा दिया गया कि विकास समय के यानी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। और डी में दिया गया यानी चौथा में दिया गया है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इसमें से कौन जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसको ढूंढना है। ठीक है, जो गलत है उसको ढूंढना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यानी ये सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होता है। विकास जो होता है जन्म से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, इस समय के अनुसार बदल भी सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तीसरा में दिया गया कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। उसका सही विवेचन क्या होगा, यानी क्या है? ठीक है, पहला में देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा में यह शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद अगला है, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा होने का चांस लग रहा है ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, ये लैंगिक के कारण जो है लड़के को ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया उसके साथ, यानी कि उससे बातचीत या ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, लैंगिक पक्षपात के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा में दिया गया है। चौथा में क्या है कि चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पहला है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बी में है मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। सी में है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। और डी में दिया गया यानी चौथा में दिया गया पाठ्यपुस्तक केंद्रित अधिगम। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। पहला में दिया कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, जिसको दृष्टि में प्रॉब्लम है उसको प्रकार मतलब कई प्रकार के दृश्य नहीं देना चाहिए, यानी दृश्य से नहीं सीख पाएंगे। दूसरा में दिया स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से सुन सके यानी देख सके। इसमें देखने की बात करा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा में दिया गया अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा में दिया स्पष्ट रूप से बोलना, स्पर्श करके महसूस करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन सा जो अनुकूल यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के कार्यों के लिए शिक्षक को समय पर किस सब प्रकार का अनुदेशन अनुकूल होगा? ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पष्ट रूप से बोलना एवं स्पर्श पर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, तो पाँचवा क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा में दिया गया कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों यानी सहपाठी जो होते हैं के द्वारा शिक्षक ने एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? पहला, सक्रिय रूप से यानी हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो छठा को हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होती है? इसमें से कौन सा जो है समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, पहला है मानकीय परीक्षण। ठीक है, दूसरा प्रतियोगी अधिगम का बढ़ावा देना। तीसरा, विशिष्ट शिक्षा योजना। तीसरा, चौथा में दिया गया समूप निर्देश। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से कौन सा जो है सही है? इसमें से कह रहा है कौन सा सही है? ठीक है, सही को ढूंढना है। पहला में दिया गया कि अक्षमता यानी पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होता है। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि सृजनात्मक अधिगमकर्ता सक्रियात्मक कार्य को पूरा करने में धीमा होता है। तीसरा, अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान नहीं यानी बनाए रख सकता है। और चौथा में दिया गया है जो सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं का समझ नहीं सकते हैं। इसमें से कौन सा जो है सही है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा? पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो है धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। इसके बाद 9 में दिया गया है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? पहला, क्षतिग्रस्त बच्चों की। दूसरा, सृजनात्मक बच्चों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ये किस बच्चों की है? सृजनात्मक बच्चों की। अपसारी जो आएगा तो उसके लिए सृजनात्मक बच्चे होंगे। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकते हैं? पहला दिया गया है कि विद्यार्थी योगात्मक तरीके से कार्य करते तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया गया है, इसमें निगेटिव पूछ रहा है तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि शिक्षक प्रमुख उपकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं ताकि उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा? एक और ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि शिक्षक ठीक है, अध्यापक विशिष्ट छात्रावासन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन यानी फीडबैक देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है तीसरा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 में दिया गया कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश की। ठीक है,
तो इसमें कौन सा हो जाना चाहिए? पहला जो है प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य, ठीक है, प्रदर्शन का लक्ष्य होना चाहिए, अधिगम का लक्ष्य होना चाहिए, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लाने के लिए अंक लेने के लिए लक्ष्य, ठीक है। दूसरा अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम के लिए लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए लक्ष्य होना चाहिए प्रदर्शन के बजाय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में 12 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कौन सा अधिगम जो है सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? पहला, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा, दोहराने एवं गैर उदाहरणों का बढ़ावा यानी प्रयोग करना। तीसरा, एक समस्या पर ध्यान यानी अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा में दिया गया है कि पहले से विद्वान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। इसमें से कौन सा जो निगेटिव है उसको चुनना है, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोहराने एवं स्मरण जहाँ आएगा वो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये निगेटिव का निगेटिव, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 में दिया गया है। 13 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य का एक उदाहरण है, ठीक है। पहला, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। दूसरा है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। और तीसरा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और चौथा में दिया गया कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे आनंददायक होता है। तो इस क्वेश्चन में जो बाह्य जो होगा ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यानी इसमें तीसरा जो कारण है जो बाह्य का कारण है, क्योंकि इसमें नियत अंक देता है अंक, ये बाहरी कारण हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 में दिया गया कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, गैर उदाहरण, केवल वाला जहाँ भी वर्ड आएगा वो भी नेगेटिव वर्ड रहेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 14 का। इसके बाद 15 में दिया गया है। 15 का क्या है? 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? पहला है सूचनाओं का संचरण। दूसरा, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ठीक है। समरूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, अन्वेषण एवं परिचर्चा करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 में दिया गया है। 16 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? जो प्रभावी रणनीतियों के उदाहरण हैं उनको ढूंढना है। पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ठीक है, ये भी सही है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये भी सही है। दूसरा है संज्ञानात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद अगला है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद हम उम्र साथी को समझाना। और चौथा में स्वयं से प्रश्न करना, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा का है ऑप्शन तीसरा में, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाए ठीक है। यानी सब सही है। हम यानी सहपाठियों से भी क्या करना है, यानी सीखना है, बात करके सीखना है, ठीक है। वर्णन यानी वार्तालाप से सीखना है और स्वयं से भी प्रश्न पूछना, ये सब भी क्या है, सीखने की रणनीति है, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 के बाद 17 में दिया गया है कि 17 में दिया गया कि संरचनात्मक ढांचे, प्रश्न बराबर है इसलिए छोटा कर देते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? पहला, कोरी पट्टिका या स्लेट या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। दूसरा, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जाता है।
तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कोरी पटिया की तरह यानी खाली स्लेट जैसा होता है ये संरचनात्मक ढांचे का रूप जो दे सकते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुभव पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है, ठीक है, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला जो है, कक्षा को जोर देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर मिल गया, ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक के लिए सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह को की निगरानी भी करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 19 में दिया गया है, 19 में दिया गया है कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं, यानी गलत जो धारणा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है उसके लिए बताया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न होती है, नहीं, रुकावट एवं विघ्न नहीं होती है। उसके बाद दूसरा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, अनदेखी करना चाहिए भी नहीं होगा। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्नतर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया, जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना यानी अनुभव से अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 में दिया गया कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? पहला सम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपास्थ या निकटस्थ। इसमें से कौन सा हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इसे समीपस्थ या निकटस्थ का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेवैत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पहला है सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुकूलन, पुरस्कार एवं दंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा। लेवेत्स्की का बताते थे कि अगर समाज का जो जिस तरह का वातावरण रहेगा या समाज रहेगा उसी से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 23 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। इसके बाद बी में दिया गया यानी दूसरा में दिया गया है कि अधिगम विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है। और सी में दिया गया यानी तीसरा दिया गया है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधी और अंतर्निर्भर का होते हैं। तो तीसरा नंबर तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा परिकल्पित निगात्मक तर्क, तीसरा दिया गया है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं और चौथा दिया गया संजीवात्मक चिंतन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सुरक्षित रखने योग्यता। इसके बाद 25 में दिया गया है जीन पियाजे एवं लेवेत्स्की के अनुसार जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन,
निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, और तीसरा में दिया गया है कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 26 में दिया गया है, 26 में दिया गया कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ये लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या लैंगिक यानी रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या लैंगिक जेंडर रूढ़िवादी रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, लैंगिक यानी जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए बता रहा है। 27 में दिया गया है, 27 में दिया निम्नलिखित को पढ़िए, यानी निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोलबर्ग के नैतिक की तर्कना यानी तर्क की अवस्था को पहचानिए। कौन सी अवस्था का तर्क है उसको पहचाना। पहला यानी वर्णन में दिया गया कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान किए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है, यानी वैध होता है। पहला सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास, और चौथा में दिया गया कि यंत्रीय उद्देश्य विन्यास अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का विन्यास, ठीक है। इसके बाद 28 में दिया गया है, 28 में दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता में दिया गया है कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को सूचित यानी उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। इसमें से कह रहा है कौन सा अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक और प्रकृतिवादी, ठीक है। दूसरों की हाव भाव या मनोदशा को समझ लेना वो कैसा होता है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी अंतर्वैयक्तिक जो होते हैं वो दूसरे के मनोदशा को समझ सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें टीचर भी आ सकते हैं, राजनेता भी आते हैं। 29 में दिया है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले और औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना चाहिए, यानी तीनों को अलग अलग करना चाहिए। दूसरा में दिया गया कक्षा में शिक्षण अधिगम क्रियाओं में सुधार, और तीसरा में दिया गया है कि समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, और चौथा में दिया गया कि बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो करें इसमें से कौन सा हो जाए? क्या पहला दूसरा तीसरा सही होगा, या तीसरा सही यानी दूसरा तीसरा चौथा, या दूसरा चौथा और या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही होगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 30 में दिया गया अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी सभी जो है समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं डेली तो इसमें से 25 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है, बनने का चांस रहता है, ठीक है।
चलो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। और मेरा पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।